मुझे बताइएगा कि ये सीज़ फायर जो है वो हुआ है, अब 12 रोज़ की जंग के बाद आप समझते हैं कि जो अहदाफ हासिल करना चाह रहा था इसराइल वो कर पाया? बहुत शुक्रिया बलोच साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए पॉसिबिलिटी कितने परसेंट अचीव किया है ये तो कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, सैटेलाइट पिक्चर्स और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ईरान खुद भी शायद कुछ हद तक डिस्क्लोज करना चाहे तो फिर पता लगेगा कि मीनिंगफुल जिस पर शुरू हुआ था सारा बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं या चैलेंज किया था सबसे बड़ा इजरायली फोर्स के लिए, वो था न्यूक्लियर प्लांट नॉकआउट करना उनके ईरान के वो किस हद तक कामयाब हुए हैं ये तो कुछ दिन बाद पता लगेगा। लेकिन जो जहां तक ईरान का जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो टारगेट अचीव किए हैं, हालांकि वो डिफेंसिव साइट पर था, वो प्रेशर था, उस पर हमला किया गया था, उसने कितने टारगेट अचीव किए हैं वो येट टू बी सीन जिसको कहते हैं। वो उसने क्या किया, ये हमें बहुत बड़ी मिथ थी और बहुत बड़ा एक प्राइड था इजराइल को कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया में बेस्ट है, और वो जो प्राइड या ईगो या एक तकब्बुर या रोब टूटा है वो मेरे लिए हैरानकुन है। हैरानकुन इसलिए है कि हम तवक्को करते थे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड का सारा इक्विपमेंट दिया गया है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो ऑफ द शेल्फ जिसको कहते हैं, वो इजरायली कुछ भी उठा सकते हैं। और आपने नोट किया होगा कि उनका डिफेंस सिर्फ यही नहीं था, उनको है। मैं क्विक आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि जब ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमला किया, 200 जहाज जब आए तो पॉसिबली जॉर्डन और इराक की एयर स्पेस से गुजर कर आए, रास्ते में टू रिफ्यूलर्स थे, उनको सैटेलाइट की हेल्प मौजूद थी, जैम किए गए रास्ते में सारे सेंसर्स को और यहाँ पहुंचाया गया। वर्स्ट केस इनके लिए ईरानियन के लिए ये हुआ था कि यहीं पे से ईरान की सरजमीन से ही फायर किए गए जो ड्रोन से उन्होंने एयर डिफेंस को नेटवर्क को ये तबाह किया या डिग्रेड किया। फिर यहीं पे जो प्लांटेड थे लोग, उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को, पॉलिटिकल को, मिलिट्री को और साइंटिस्ट को नॉकआउट किया। अब ये इतना बड़ा ब्लो था ईरान के लिए कि इससे रिकवर करना बहुत बहादुरी की बात थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 24 घंटे में ईरान अपना बैलेंस रीगेन करेगा और हिट बैक करेगा। अब क्विक आपके व्यूअर्स को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि किस एनवायरनमेंट में ईरान ने अपने मिसाइल वहां तक पहुंचाए। ईरान ने इस तरह पहुंचाया बलोच साहब कि यहाँ से जब फायर करता था ईरान अपने ड्रोन्स को, वो बाद में आते हैं कि टाइप्स क्या थे और कौन से उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या इस्तेमाल की, वो अगले सवाल में अगर आप पूछना चाहें तो इस्तेमाल करूंगा। जब ये ड्रोन टिपिकल यहाँ से फायर होते थे तो पर्शियन गल्फ से इनको इंटरसेप्ट किया जाता था जो वॉरशिप्स अमेरिका के खड़े थे। जब ये और आगे जाते थे तो जॉर्डन इंटरसेप्ट करता था, जब और समंदर से रेड सी से इंटरसेप्शन होती थी अनदर वॉरशिप जो वहां पे ग्रुप खड़ा था। जब ये फर्दर इजराइल की सरहदों के करीब पहुंचते थे तो ईस्टर्न मेडिटेरियन पर खड़े हुए वॉरशिप्स इंटरसेप्ट करते थे इन ड्रोन्स को, मिसाइल्स को। ये सारा कुछ करने के बावजूद जब मिसाइल एक एंटर हो जाता था इजराइल की एयर स्पेस में तो 4 चीजों का तो एयर डिफेंस बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं 5वीं भी आपसे आज शेयर करूंगा। एक था एरो 3, एरो 2, एरो 1 और इसके बाद डेविड स्ट्रिंग। ये डिफेंस के वेपन्स हैं जो एटमॉस्फेयर से लेकर मीडियम ऑल्टीट्यूड तक हर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद आयरन डोम शुरू होता था जो आखिर में आता है। एक और एलिमेंट या एयर डिफेंस वेपन जिसकी मीडिया पर कम बात हो रही है वो था THAAD, THAAD। ये था टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये अमेरिका का एक वेपन सिस्टम है, सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है जो 2019 में आया तो एक एक्सरसाइज के चक्कर में इजराइल में था। लेकिन इजराइल ने ये बहाना करके कि हमें हमास से खतरा है, हमें हिजबुल्लाह से खतरा है, तो हम ये वेपन सिस्टम अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये 5वां डिफेंस सिस्टम था। अच्छा, अब आते हैं, क्विकली मैं क्लोज करता हूं बाय सेइंग कि जब ये पेनिट्रेट करके यहां तक पहुंचे तो आप नोट करें कि जो इफेक्ट क्रिएट किया ये शॉकिंग था इजराइल के लोगों के लिए खास तौर पर, बिकॉज उनको तो ये आज तक बताया गया था कि ये पेनिट्रेट इनका सिस्टम हो ही नहीं सकता। आयरन डोम का मतलब आयरन डोम जो है वो नहीं आने देगा। एग्जैक्टली तो ये एक बिग सरप्राइज था और आगे बात करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी ईरान ने क्या फॉलो की थी। लेकिन ये बहुत बड़ा शॉक था और ईरान ने भी एक कॉस्ट इंपोज कर दी अपने दुश्मन पर कि ये कीमत होगी। जब मैं समझ रहा था शायद इतनी कॉस्ट इतनी जल्दी नहीं। खालिद साहब मैं वापस आता हूँ। सर बाकरी साहब, आप ईरानी जर्नलिस्ट हैं और आपने रिपोर्ट भी किया, आपने देखा भी सारी जंग को। अब जो है वो सीज़ फायर हो चुका है। मेरा सवाल ये था कि अहदाफ जो है वो हासिल किए गए कि नहीं किए गए, लेकिन ईरान जो है अब कहाँ पे खड़ा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे एयर कमांडर साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, स्टार्ट ऑफ द वॉर हैपन बाय इजराइल। एग्रेशन तो इजराइल ने की थी और ईरान सिर्फ डिफेंड कर रहा था। इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें कि उनकी सिर्फ एटमी तनसीबात को ख़त्म करना था तो वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन हमें जो ईरान में और तकरीबन
अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रही है। इनका असल मकसद एटमिक और तनसीबात को ख़त्म करना नहीं था, इनका असल मकसद था रिजीम चेंज। 2 महीना पहले नेतन्याहू और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बेटे के साथ टेल अवीव के अंदर मीटिंग हो गई थी। इन्होंने यकीन दहानी की थी नेतन्याहू को कि अगर आप फायर करते हैं तेहरान के ऊपर, अगर आप अपने जहाज़ बेचते हैं तो 24 आवर्स के अंदर ईरानी लोग सड़कों पर आएंगे। और ये चैनल 14 इसराइल की चैनल 14 उनकी कन्फेशन है कि हमने धोखा खाए हैं पहलवी ख़ानदान से। 50 लोग भी नहीं आए सड़कों पे। इसलिए मैं समझता हूँ जो इनका मेन टारगेट था, जो कि रिजीम चेंज था, वो ईरानी अवाम की हिमायत की वजह से वो नाकाम हो गया। अब ईरान का जो मेन टारगेट था, मैं ये कहते चलूँ कि ईरान शायद एक बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाया। एक इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल वहाँ पे मशहूद है, जिसको सोच समझ के इसके बाद उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना होता है। लेकिन ईरान की जो मिसाइल की कोशिश थी तकरीबन 20 साल पहले से जो स्टार्ट हुई थी, वो अभी सबके सामने आ गया कि ये बहुत ही पावरफुल और ये बहुत ही कामयाब रहा। डिटरेंस पावर अभी ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों की वजह से और अवाम की हिमायत की वजह से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप विदाउट एनी बायस देखें तो ईरान इस जंग का रियल विक्टर है और ये जंग वाकई इसराइल हार चुका है। अच्छा, पहले जो इस जंग के शुरू होने से पहले हमें ये खबरें आ रही थी कि शायद ईरान में जो अपोजिशन है या अवाम का कोई रद्द-ए-अमल हुकूमत के खिलाफ भी था, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त ये ऑल ऑफ सडन जो है वो चेंज हो गया। देखिए, ईरानी कौम की तो 5000 साल तारीख है। हाँ, ईरानी अपोजिशन और इवन ईरान की जो बहुत ही शिद्दत पसंद लोग थे जो कि रजीम के ख़िलाफ़ जाना चाह रहे थे, उनका भी बयानिया आया कि अगर रजीम चेंज होना है तो हम खुद लोग करेंगे इसको। बाहर की कोई ताकत, हम इजाज़त नहीं देंगे कि बाहर की कोई ताकत अगर रजीम चेंज करे। मैं समझता हूँ कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये है कि ईरानी लोग इनके पीछे खड़े हो गए हैं और वो जो प्लानिंग थी ये मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बेटे और इसराइल का, वो नाकाम बनाई है। आतिफ भाई, आप बताइएगा, आप तो वहाँ बैठे हैं अमेरिका में और सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्या वजह क्या बनी इस सीज़ फायर की? क्या इजराइल को जो है वो ज़रूरत पड़ गई थी कि फौरी सीज़ फायर हो, क्योंकि ईरान ने तो कोई रिक्वेस्ट शायद नहीं की कि कोई सीज़ फायर की तरफ जाया जाए या कोई ऐसी कोई चीज़ हो? तो क्या पहले अमेरिका ने ये एटमी तस्वीबात पे हमले किए, तबाह करने का दावा किया, फिर जब ईरान का जवाब आया तो उसके फौरी बाद जो है सीज़ फायर हो गया? जी, इसको अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखना है तो अमेरिका शायद इजराइल की बातों में आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके पास इस वक्त वाइट हाउस भी है और कांग्रेस भी उसी के इख्तियार में है, उस पार्टी के अंदर इजराइल के लिए एक ये कह लीजिए कि एक ऐसी सपोर्ट मौजूद है जिससे कोई भी इनकार नहीं करता, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स ऑफ सेनेट और कांग्रेस सरेआम खुल के टेलीविज़न में और मीडिया इंटरव्यूज़ पे कहते हैं कि वो इजराइल के साथ हैं हर सूरत में। हाल ही में एक सेनेटर ने ये कहा है कि उनका इलेक्शन में लड़ने का और पॉलिटिक्स में आने का वाहिद मकसद ये था कि इसराइल को महफूज बनाया जा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में इसराइल के लिए कितनी सपोर्ट है। सड़कों पे आपको चीज़ें मुख्तलिफ नजर आएंगी, लेकिन ईवान नुमाइंदगान में मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और सदर ट्रंप जो पहले कोशिश कर रहे थे कि वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हाथों में खेल न जाएं, उनकी बातों में ना आए, वो उससे रुक नहीं सके। इवेंचुअली उन्होंने ये फैसला किया कि वो ईरान पर अटैक करेंगे, लेकिन वो अटैक करने के फ़ौरन बाद उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि इस जंग को मज़ीद फैलाना नहीं है, इसीलिए उन्होंने ट्रूस के लिए कदम आगे बढ़ाया। कतर की सालसी में ये ट्रूस हुआ और अब आप देखिए उनके जो बयानात आ रहे हैं उससे ये लग भी रहा है कि वो संजीदा हैं इस ट्रूस के लिए और वो तनकीद कर रहे हैं, बहुत शदीद और गैर पार्लिमानी अल्फाज में वो इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसराइल को रुकना होगा, उसे अपने हमले रोकने होंगे, उसके जहाज़ों को वापस जाना होगा। और अभी जब वो नेटो समिट में जाने के लिए यहाँ वाशिंगटन से रवाना हो रहे थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज
अंदाज में इसराइल पर तनकीद की है कि वो अभी तक ईरान पर बमबारी जारी रखे हुए है, और हमने ये देखा है कि ईरान में मजीद 2 हाई टारगेट्स किल हो गए हैं। एक तो उनके डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस को मार दिया है इसराइल ने, और इसके अलावा इंटेलिजेंस मैनेजमेंट के जो हेड है उनको भी मार दिया गया है। तो ये जो लड़ाई है ये अभी जारी है। अब नेटो में जाके मजीद इस पे अभी बातचीत होगी। नेटो का जब इजलास शुरू हो जाएगा वहाँ पर भी ईरान और इसराइल, यानी वो अंग्रेजी में कहते हैं इट विल बी शैडोड बाय इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो सदर ट्रंप मेरा ख्याल है अब यही चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्द अज जल्द खत्म हो।